हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में, क्योंकि अभी हम जो लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेनेसा है 1500 से 1600 तक। तो जो जिस पार्ट में डिवाइड है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पार्ट आज का है जिसका टाइटल है एलिजाबेथन एज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एलिजाबेथन एज को देखेंगे, जो कि 1558 यहाँ से शुरू हुआ था, जो कि चला था 1603 तक। नाम किसके लिए पड़ा था? जैसे कि जो एलिजाबेथ महारानी थी उसके नाम से, जो कि 1558 पर अपने सिंहासन पर बैठी थी, और जब से वो बैठी थी तभी से एलिजाबेथन एज शुरू हो गया था, और 1603 तक जब तक वो रही थी तब तक के लिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से। द एलिजाबेथन एज, जो एलिजाबेथन एज है टुक प्लेस कब हुआ था? 1558 में हुआ था, और कब तक? 1603 तक। 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज चला था, और इज कंसिडर्ड, और इसे माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी हिस्टोरियंस। बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा इसे माना जाता है गोल्डन एज। मतलब इसे ऐसा माना जाता है जैसे कि ये गोल्डन एज था इन इंग्लिश हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस एज, और इस एज के समय इंग्लैंड जो था एक्सपीरियंस्ड, इंग्लैंड ने ऐसा अनुभव किया कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसे ऐसा अनुभव हुआ कि इस इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज के टाइम में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कायम थी। मतलब पीस शांति, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, शांति और संपन्नता कायम थी। वाइल आर्ट्स फ्लोरिश, जबकि जो आर्ट थी, कला थी, वह अपने उच्च शिखर पर थी या उसका अच्छा प्रचलन था। उसके बाद द टाइम पीरियड इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इस एज का नाम पड़ा है एलिजाबेथन एज। ये जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि सिंहासन पर बैठी थी 1558 में, तो उसी के नाम से इस एज का नाम पड़ा था एलिजाबेथन एज। हु रूल्ड, जिसने रूल्ड किया, शासन किया इंग्लैंड पर, जिसने इंग्लैंड पर शासन किया ड्यूरिंग द टाइम, दिस टाइम, इस समय के दौरान। मतलब 1558 से 1603 तक जो उसने शासन किया, इतना ही कहलाता है एलिजाबेथन एज। और क्योंकि क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट सिंहासन पर बैठी थी, उसने शासन किया था इंग्लैंड में। और एलिजाबेथन एज इज कंसिडर्ड, जो एलिजाबेथन एज है एलिजाबेथन एज के लिए माना जाता है टू द लिटरेरी हाइट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा, जो कि इंग्लिश रेनेसा का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी टैलेंट था। मतलब जो लिटरेरी थी, साहित्य था, वो अपनी ऊंचाई पर था रेनेसा की। इसके बाद द एलिजाबेथन एज वाज द पीरियड ऑफ ग्लोरी एंड ट्रम्फ इन द लाइफ ऑफ लिटरेचर ऑफ इंग्लिश पीपल। एलिजाबेथन एज जो था एक पीरियड ऑफ ग्लोरी, शान शौकत का एक पीरियड था। एलिजाबेथन एज शान शौकत का एक काल था, और जीवन में एक ट्रम्फ, जिसे बोलते हैं विजय, विजय का एक काल था। एंड लिटरेचर्स ऑफ इंग्लिश पीपल, और अंग्रेजी या इंग्लिश मैन या अंग्रेजी लोगों के लिए एक साहित्य का काल था, क्योंकि इसी काल में जो है लोगों ने लर्निंग, ज्ञान सीखने के लिए उत्सुक हुए थे। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं। लिखा है एलिजाबेथन एज, जो एलिजाबेथन एज है इसके लिए जाना जाता है रेनेसा, क्योंकि रेनेसा का तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी। रेनेसा जो है जिसे हम पढ़ रहे हैं 1500 से 1600 तक ये चला था। तो 1500 से 1600 तक जब ये चला था, और एलिजाबेथन एज जो कि 1558 में शुरू हुआ था, तो 1558 भी इसी में आ गया, तो इसे हम रेनेसा भी कह सकते हैं। और शेक्सपियरन एज, तो रेनेसा और शेक्सपियरन एज दोनों को बोलते हैं एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज, रेनेसेंस एज और या फिर शेक्सपियरन एज एक ही बात है। दिस एज वाज फर्स्ट ग्रेट एज, और ये जो एज था पहला महान एज था ऑफ ड्रामा एंड सेकेंड ग्रेट एज ऑफ पोइट्री। ये जो एलिजाबेथन एज था ये फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ ड्रामा का था, और सेकेंड ग्रेट एज ऑफ पोइट्री। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे, कौन कौन से इसमें करैक्टरिस्टिक्स थे? जैसे कि इसके जो गुण थे, विशेष इसके गुण थे,
पहला पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सबसे पहले इसकी विशेषता थी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब शांति और संपन्नता। दूसरा रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, रेनेसा तो काल है, रिफॉर्मेशन मतलब रेनेसा क्या होता है, पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन पुनर्निर्माण। द लिबर्टी एंड स्टेबिलिटी, लिबर्टी और स्टेबिलिटी, एंड डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन मतलब खोजें, बहुत सारी खोजें। तो ये जो सब थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद इस एज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट जो राइटर्स थे, अगर उनकी बात की जाए तो द मोस्ट प्रोमिनेंट या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के सबसे महत्वपूर्ण राइटर्स। तो पहले नंबर पे आते हैं सिडनी, सर फिलिप सिडनी, फिर हैं एडमंड स्पेंसर, फिर रॉजर एस्कम, फिर रिचार्ड हुकर, क्रिस्टोफर मार्लोव और विलियम शेक्सपियर। तो ये सभी 6, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन खास खास लिख दिए हैं, उनमें जो कलर कर दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे सिडनी है, स्पेंसर हैं, मार्लोव हैं और शेक्सपियर हैं, ये इस काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो इन चारों को अगर डिस्कस किया जाए एक एक करके तो बहुत शॉर्ट में तो हम देख सकते हैं। सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी जो कि 1554 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1586 में। सिडनी वाज अ पोइट, ये एक पोइट थे, कॉर्टियर थे, सोल्जर थे एंड स्टेट्समैन थे। क्या क्या थे ये, मतलब कवि थे और कोर्टमैन दरबारी थे, सोल्जर सिपाही थे एंड स्टेट्समैन नेता भी थे। ही वाज रिगार्डेड, उन्हें माना जाता है एज एन इंग्लिश आइडियल इंग्लिशमैन, उन्हें एक आइडियल इंग्लिशमैन के रूप में माना जाता है। वंस एक बार ही वाज मॉर्टली बॉन्डेड एट द बैटल ऑफ जुटफिन, एक बार वह जो फ्लैंडर्स में युद्ध हुआ था जुटफिन नाम का, यहाँ पर यानी जुटफिन के युद्ध में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे और शायद युद्ध में ही ये मारे भी गए थे, जो कि 1586 में बहुत कम जिए थे ये, एटलीस्ट लगभग वही 32 ईयर्स। और आगे अगर डिस्कस किया जाए इनके वर्क्स के बारे में तो इनके शॉर्ट को डिस्कस करते हैं, इनके वर्क्स को डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी के महत्वपूर्ण वर्क कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला क्या था, सनेट सीक्वेंस थी, बहुत सारे इसमें सोनेट थे, जो कि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वर्क था। 1590 में ये आया था, जिसमें 108 सोनेट्स थे और 11 सॉन्ग्स थे। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में 108 सोनेट्स थे और 11 सॉन्ग्स थे, इन सभी की एक श्रृंखला थी। फ्राई आर्केडिया ये स्टार्ट किया था उन्होंने 1580 में और ये पब्लिश हुआ था 1590 में, मतलब 1580 में उन्होंने शुरू किया था, पब्लिश हुआ था 1590 में। और तीसरा है एन अपोलोजी फॉर पोइट्री, एन अपोलोजी यानी क्षमा, फॉर पोइट्री पोइट्री के लिए क्षमा, ये जो था ये पब्लिश हुआ था 1595 में। और ये इन्होंने लिखा क्यों था, उस समय के राइटर या पोइट थे स्टेफन गोसोन, ये जो थे स्टेफन गोसोन, उन्होंने लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज। तो उन्होंने लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज, इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा था एन अपोलोजी फॉर पोइट्री, किसने, सर फिलिप सिडनी ने। तो ये थी थोड़ी जानकारी इनके बारे में। उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। तो एडमंड स्पेंसर कौन थे ये, इनका जन्म तो हुआ था 1552 में, इनकी डेथ हुई थी 1599 में। 1552 में जन्म हुआ था, 1599 में इनकी डेथ हुई थी। और ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई अरिस्टोटले एंड चौसर, और जो स्पेंसर थे वो अरस्तु और चौसर इन दोनों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ही वाज एन इंग्लिश पोइट एंड नॉन फॉर हिज एलगरी, वह एक इंग्लिश पोइट थे और स्पेशली जाने जाते हैं उनकी जो एलगरी थी द फेरी क्वीन, एलगरी कहें और इसे ईपिक भी माना जाता है क्योंकि ईपिक पोएम भी है ये, तो ईपिक एलगरी दोनों थी ये। और ही वाज नॉन एट पोइट्स पोइट, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि हु इज नॉन एज पोइट्स पोइट, किसे जाना जाता है कवियों का कवि। तो पोइट्स पोइट किसे कहते हैं, स्पेंसर के लिए, यानी एडमंड स्पेंसर के लिए बोला गया है पोइट्स पोइट। कहा किसने है, चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब ने अपने एक एसे में कहा है कि जो एडमंड स्पेंसर हैं वो हैं पोइट्स पोइट। अगर इनके वर्क की बात करें तो सबसे पहले ये है सेफर्ड कैलेंडर, ये आया था 1570 में, एक पास्टोरल है।
और नेक्स्ट है प्रोथेलेमियन, ये आया था 1596 में। और अमोरिटी, ये फेमस वर्क है उनका। वर्क एक सीरीज है सनेट की, ये पब्लिश हुई थी 1595 में। और अमोरिटी में सभी 88 सोनेट्स हैं, इसमें 88 सोनेट्स हैं। और ये इन्होंने एड्रेस किया है एलिजाबेथ बॉयल के लिए। एलिजाबेथ बॉयली, इनके लिए कौन थी उनकी वाइफ, 2 शादियाँ की थी इन्होंने, ये उनकी फर्स्ट वाइफ थी एलिजाबेथ बॉयली। और जो इनका वर्क है जिसके लिए स्पेशली जाने जाते हैं, ये जिस वर्क का नाम है फेरी क्यून। और फेरी क्यून ही आया था, मतलब इन्होंने लिखना शुरू किया था 1589 में और लास्ट तक लिखा था 96 तक, तब भी इसे पूरा नहीं कर पाए, ये इनकम्प्लीट है क्या एलेगरी है और कह सकते हैं ईपिक भी है। मतलब ईपिक कहें या एलेगरी दोनों है ये, क्योंकि कुछ इसमें फीचर्स एपिक के भी हैं। और ये उनका मास्टरपीस है एक, जो कि 6 बुक्स में है। तो जो इसके जो पोइट थे उन्होंने इसके लिए प्लान किया था कि वो इसे लिखेंगे 12 बुक्स में, 12 बुक्स में लिखने का प्लान किया था, लेकिन वो कंप्लीट कर पाए कुल 6। तो उनका प्लान था कि 12 बुक लिखेंगे, क्योंकि स्पेशली जो कोई एपिक होता है उसमें कम से कम 12 बुक्स होती हैं, ये कंपलसरी है। 12 बुक अगर हैं तब वो कहलाएगा एपिक, लेकिन इसमें बुक जो है 6 हैं कुल, क्योंकि वो 12 बुक्स पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए, केवल कंप्लीट कर पाए 6, और प्लान था 12 का। तो ये क्या है, एक तरह से उनका मास्टरपीस है, एपिक भी है, एलेगोरी भी है। और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1590 में और सेकंड पब्लिश हुआ था 1596 में। और अगर अब डिस्कस किया जाए, ये तो हो गए मार्लोव के बारे में। जो क्रिस्टोफर मार्लोव हैं ये पोइट हैं और एक ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट भी हैं और एक ड्रामाटिस्ट भी हैं। और 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1593 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी बहुत कम जिए थे, शेक्सपियर के समय में ये पैदा हुए थे। और इन्हें आल्सो नॉन, इन्हें किट मार्लोव भी कहते हैं, मतलब क्रिस्टोफर मार्लोव के लिए किट मार्लोव भी कहते हैं। ही रोट ओनली ट्रेजेडीज, उनकी विशेषता है, जैसे कुछ पोइट्स होते हैं या राइटर या कुछ भी कह सकते हैं ड्रामाटिस्ट होते हैं, तो कुछ प्ले लिखते हैं, तो वो ही राइटर प्ले के साथ साथ पोइम भी लिख देते हैं। पोइम में चाहे वो सनेट हो, कोई लिरिक हो, कोई सा भी हो, या कुछ लैरिकल प्ले ऐसा कुछ लिखते हैं, या कॉमेडी भी लिखते हैं, हिस्टोरिकल प्ले भी लिखते हैं। लेकिन जो क्रिस्टोफर मार्लोव थे इन्होंने केवल लिखी थी ट्रेजेडीज, ये स्पेशली ट्रेजेडीज ही लिखते थे। और शेक्सपियर भी इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के बाप हैं, वो भी इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। तो विलियम शेक्सपियर ने जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था, ये 1599 लिख गया, 1596 में लिखा था, 1596 से 1599 तक। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है द जियो माल्टा 1589 में, तो उन्होंने इसी को, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो इसी को बेस मानकर लिखा था 1596 से 1599 तक। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर को तो कौन नहीं जानता, इंग्लिश के कह सकते हैं बाप हैं, पिताजी हैं। एक बहुत बड़ी जो है वर्ल्ड फेमस ड्रामाटिस्ट थे, जिनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 और 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। 23 अप्रैल 1564 को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके सभी प्ले की बात की जाए तो इनके सभी प्ले थे 37 और 154 सोनेट्स थे। तो इन्होंने 37 प्ले लिखे थे। तो इनका जो फर्स्ट फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1623 में, जिसमें सभी 36 प्ले थे। तो प्ले सब लिखे हैं 37, लेकिन जो फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश हुआ 1623 में, इसमें सब प्ले थे 36, तो एक रह गया, कौन सा, पेरिकल्स जो कि 1607 में आया था। तो इसके लिए ये बच गया था, वो इसमें नहीं था फर्स्ट फोलियो में। 36 प्ले थे इसे छोड़कर, क्योंकि इसे लगा के 37 हो जाते। तो फिर जिसे कहते हैं पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, कंप्लीट टाइटल है इसका। तो ये थे, तो ये जो पब्लिश किया था, दो साथी थे, कॉन्डेल एंड हेमिंग एंड कॉन्डेल, उन्होंने इसे पब्लिश किया था। अगर बात करें उनके सोनेट्स की, जैसा कि उनके 154 सोनेट्स थे, तो 154 सोनेट्स उन्होंने
इनके लिए लिखा था 1599 में। 1599 में उन्होंने सभी सनेट्स लिखे थे जो कि पब्लाइज हुए थे 1609 में। 1609 में पब्लाइज हुए थे। पब्लाइज किसने किए थे? जो पब्लिशर था, मतलब प्रकाशकर्ता थॉमस थॉर्प, इसने पब्लाइज किए थे। और अगर बात की जाए किसे डेडिकेट किए थे, तो जैसा कि 154 सभी सोनेट्स हैं, जिसमें 1 से लेकर 126 ये तो उन्होंने डेडिकेट किए थे जो उनके एक अर्ल ऑफ, मतलब हैंडसम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, जिनका नाम था WH, यानी विलियम रेथेसली या विलियम हर्बर्ट, उनके लिए डेडिकेट किए थे। और बाकी बचे 127 से 152 तक ये डेडिकेट किए थे डार्क लेडी के लिए, जो कि नाम नहीं दिया गया है उसका, कुछ लोग मानते हैं उसका नाम था मैरी फिटन। और लास्ट के बचे 153 से 154 तक, लास्ट के जो 2 रह गए वो जो लव गॉड हैं क्यूपिड, उनके लिए डेडिकेट किए गए हैं। तो ये था डिस्कस शेक्सपियर के बारे में। और आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एलिजाबेथन एज के बारे में, जो कि 1558 से चला था 1603 तक, मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसके बाद आ गए थे दूसरा कोई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।